ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के साइंस का चैप्टर है ना। और उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर को अपन लोग 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे और लास्ट में एक समराइज वीडियो और बना दूंगा, यानी पर चैप्टर के करीब करीब 4 वीडियोस बनेंगे और जो आपके बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं जैसे चैप्टर में किया हुआ है। चैप्टर के अंदर जो चैप्टर को बुक के अंदर स्टार्ट किया है वो 3 एक्टिविटीज़ के साथ किया हुआ है, तो अपन भी उसी तरीके से करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1, जिसके अंदर क्या किया है कि एक मैग्नीशियम के रिबन लिया हुआ है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो एक मेटल होता है, छोटा सा धातु, बिल्कुल एल्युमिनियम के वायर की तरह। इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा होता है मैग्नीशियम का। इसको क्या किया गया, जलाया गया। पर जलाने से पहले इसको क्या किया गया, सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिसा गया। किससे घिसा गया? सैंड पेपर से। याद रखिएगा ये चीज़। सैंड पेपर का मतलब रेजमान का जो पेपर आता है जिससे वो उसके ऊपर का कोरोजन वगैरह हटाने के लिए। तो सैंड पेपर से इसको घिसा गया और घिसने के बाद इसको जलाया गया। जब जलाया गया तो इसमें बहुत भारी मात्रा में, एक है ना, बहुत ब्राइट लाइट इसमें से निकलती है और साथ के अंदर इसके नीचे जब आप ट्रे के अंदर इकट्ठा करोगे तो इसकी जो राख इकट्ठी होगी, ये राख एकदम वाइट कलर का पाउडर होगा। कैसा पाउडर होगा? पाउडर फॉर्म में होगा, बिल्कुल वाइट कलर का। ऐसा लगेगा जैसे आप पाउडर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन था, उसको जलाया और जलाने के बाद एक तो ब्राइट लाइट दी, बहुत ज़्यादा रोशनी, ब्राइट लाइट दी, और साथ ही साथ जब इसकी राख बची, वो राख कैसा फॉर्म था? वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में था। बस इतनी सी थी इस एक्टिविटी में, और कुछ भी नहीं है। दूसरा एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर, एक्टिविटी नंबर 2, जिसके अंदर क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली गई, 2 टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक के अंदर लिया गया लेड नाइट्रेट। क्या लिया गया? लेड नाइट्रेट। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये याद रखिएगा। इसमें क्या लिया गया? लेड नाइट्रेट। ये 2 केमिकल हैं। अभी आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे वैसे आप लैब के अंदर इस चीज़ को देखोगे। अभी बस ये समझ लो, एक केमिकल है जिसका नाम है लेड नाइट्रेट और दूसरा केमिकल है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों पानी की तरह दिखते हैं, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट पानी की तरह दिखते हैं। जब इनको मिलाया गया, एक दूसरे के अंदर क्या किया गया, मिलाया गया, तो एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिल गया। किस कलर का मिल गया? येलो कलर का। येलो कलर, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, तो येलो कलर का एक न्यू सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? येलो कलर। यानी इसमें क्या हुआ? कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या किया था? व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर बन गया था। यानी स्टेट चेंज हो गई थी। पहले ये मेटल का पीस था और बाद में ये बुरखा हुआ, इसका स्टेट चेंज हो गया था। अच्छा, तीसरी एक्टिविटी क्या दी हुई थी इसमें? एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 3 में क्या किया गया कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बोलते हैं इसको, डाइल्यूट HCl लिया गया, डाइल्यूट H2SO4, HCl नहीं H2SO4 ले सकते हो आप, HCl भी ले सकते हो। ये भी एक केमिकल है, एक तेजाब होती है। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी होता है, यानी ज़्यादा हार्डकोर तेजाब नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा है। बस इतना याद रखिएगा। अभी कौन सा लिया गया? डाइल्यूट H2SO4। चलिए, अब डाइल्यूट H2SO4 लिया गया। इसमें क्या किया? जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के। याद रखिएगा कौन सा मेटल? जिंक नाम का एक मेटल होता है। एल्युमिनियम की फॉइल देखिए, आप उसको क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके रख दो। बिल्कुल उसी टाइप का जिंक का भी मेटल दिखता है, सिल्वर टाइप का। इसके अंदर डाल दिया जिंक को। किसके अंदर? डाइल्यूट H2O4। जैसे ही इसमें डाला तो इसमें से एक गैस निकलती है। क्या निकलती है इसमें? गैस। इसमें अंदर जाएगी तो बुड़बुड़े निकलेंगे और जैसे ही बाहर आ जाएगा तो ये गैस निकल जाएगी। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और क्या नाम, बाद में आप इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे टच करो, टेस्ट ट्यूब पकड़ो और इसको ऐसे टच करो। टच करोगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, यानी थोड़ा आपको गरम गरम फील होगा। तो इन 3 एक्टिविटीज़ से
हमें क्या क्या पता चला। पहला पता क्या चला कि वाइट पाउडर निकला जब आपने इसको जलाया था। दूसरे के अंदर जब इन दोनों को मिलाया गया तो कलर चेंज हो गया। तीसरे में हमें पता चला कि इनके अंदर हाइड्रोजन गैस निकली, यानी कोई ना कोई गैस निकलती है, कोई गैस निकली हाइड्रोजन नाम की, और साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो तीसरी बात, चौथी बात। अब ये 3 एक्टिविटी करवाई क्यों गई, ऐसा क्या था, इसको क्या बताने के लिए किया गया था। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी कुछ चीज़ मिलाई जाती है आपस में, जब कोई भी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें आपस में जब मिलती है तो वो आगे चल के कुछ नई चीज़ बनाती है। क्या करती है, कोई भी 2 चीज़ या 3 चीज़ या 4 चीज़, कितनी भी चीज़ें जब आपस में मिलती है तो वो कोई नई चीज़ बनाती है। जैसे अगर एक साइड में मैं लाइटर लूँ और एक साइड में मैंने कागज़ लिया, जलाया, तो आगे आपको क्या मिल गई, राख मिल गई। कोई 2 चीज़ मिली तो नई चीज़ मिल गई। इसी को केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, कोई भी 2 या 3 चीज़ या मिलने से कोई नई चीज़ें बन जाती है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आगे हम और रिएक्शंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बस अभी मोटा मोटा इतना समझ लो, कोई भी 2-3 चीज़ों को मिलाने से नई चीज़ बन जाती है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस आपको इतना तो पता लग गया 2 चीज़ मिलने से, लेकिन अब पता कैसे चलेगा रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए ये 3 एक्टिविटियों से हमने कुछ अंदाज़ा लगाया। क्या लगाया, अगर कहीं पर कोई 2 चीज़ मिलने से कुछ नई चीज़ में उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, क्या चेंज हो रही हो, स्टेट, यानी उसका पाउडर फॉर्म में बन जाना, या नया पानी के रूप में बन जाना, या दूध जैसे फटता है वैसे खिदड़ के बन जाना, कुछ नई चीज़ बन जाती है, उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा, तो समझ लेना वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पे कलर चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कलर चेंज। जैसे ये दोनों पहले क्या थे, बिल्कुल पानी जैसे थे, और जैसे ही मिला दिया गया येलो कलर आ गया, यानी कुछ ना कुछ इसमें हुआ है तभी तो नया पैदा हुआ है कलर। यानी कि दूसरी बात, कलर चेंज होना चाहिए। तीसरी बात, वहाँ पे कोई ना कोई गैस निकलनी चाहिए, यानी सिंपल भाषा में स्मेल आ रही है। अगर आपने कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ जलती है तो आपने देखा होगा स्मेल आ रही होगी, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर रिएक्शन हो रही है, स्मेल आनी चाहिए, यानी गैस इवॉल्व होनी चाहिए। चौथी चीज़, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो भी वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए, फैक्टर्स कौन से हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा पड़ता चला कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहला है कि स्टेट चेंज होना, स्टेट चेंज होना। दूसरा फैक्टर है कलर चेंज, यानी कलर उसका चेंज हो रहा है। तीसरा फैक्टर है कि वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। और चौथा फैक्टर होता है जिसको अपन कहते हैं टेम्परेचर चेंज करना, टेम्परेचर चेंज, यानी चेंज इन टेम्परेचर या कुछ भी लिख दो। इन 4 फैक्टर से हम बड़े आराम से पता चल सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब आगे देखो, चलो पहला हम लोग इसी को लेके चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखना सीखते हैं कि लिखते कैसे। देखो, सबसे पहली एक्टिविटी में क्या था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम था। इसके साथ क्या किया गया, जलाया गया। जलाया किस में गया, हवा में, यानी हवा में जलाने के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है उसका नाम होता है ऑक्सीजन। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ तभी जलेगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे चीज़ जल ही नहीं सकती। तो मैग्नीशियम क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जला। जब जला तो आगे चल के क्या मिला, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही था वो वाइट कलर का पाउडर, वाइट कलर का पाउडर। जब जल गया तो पीछे जो पाउडर बचा हुआ था वो, उसका नाम क्या है, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका क्या है, जो चीज़ आपस में रिएक्शन कर रही है उसको हम लोग बीच में प्लस का निशान लगाकर लिखाते हैं, और फिर एरो का निशान लिखते हैं, और एरो के निशान के उस तरफ लिख दिया जाता है जो नई चीज़ बनी है। अब देखिए, जो एरो के बैक साइड में है, जो चीज़ें मिल रही है, उनको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट। यानी एरो के इस तरफ है ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यानी एरो का जिस तरफ मुंह है, उस जगह जो नई चीज़ बन रही है उसका नाम होता है प्रोडक्ट। क्या होता है उसका नाम,
प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा फंडा है कि एरो के पीछे साइड में लिखा जाता है रिएक्टेंट, यानी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के जिस तरफ मुंह होता है उस तरफ हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, यानी राइट हैंड साइड। ये लिखने का तरीका है। अब ये तो हो गया बड़ा लिखने का तरीका, लेकिन क्योंकि हम लोग किसके स्टूडेंट्स हैं, साइंस के, साइंस में ज़्यादा लिटरेचर की तरह इतना बड़ा बड़ा लिखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं फॉर्मूले का, ताकि इसको जितना ज़्यादा क्रिस्प कर सके, छोटा कर सके। इनकी जगह पर इसका क्या यूज़ कर देते हैं हम लोग, फार्मूला यूज़ कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम सिंबल यूज़ कर देते हैं, तो मैग्नीशियम को लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बड़ा एम और छोटा जी। याद रखिएगा, मैग्नीशियम को अपन कैसे लिखते हैं, एम जी, ये मैग्नीशियम को लिख दिया। ऑक्सीजन को अपन कैसे लिखते हैं, O2, और फिर एरो का निशान है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, MgO। ये 9th में आपको फार्मूला लिखना सीखा ही होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है केमिकल रिएक्शन का लिखने का तरीका, इसी को अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। किस फॉर्म में लिख दिया आपने, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन ऐसे ही होता है, प्लस माइनस, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, यानी ये सब प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। इसको भी हमने क्या कर दिया, प्लस के फॉर्म में लिख दिया। तो नाउ दिस केमिकल रिएक्शन जो थी, इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखिए केमिकल इक्वेशन के अंदर तो लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल्स लिखें, मतलब इतनी सी बात के अंदर नहीं, हम इसको और ज़्यादा डिटेल्स में लिखें। डिटेल्स में करने के लिए क्या किया गया, दो चीज़ें और की गई। दो चीज़ें क्या की गई कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो किस स्टेट में है, उसका स्टेट पता चल जाए। स्टेट का मतलब होता है क्या वो चीज़ सॉलिड है, क्या वो चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक और फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस क्या होता है, जिसके अंदर है ना पानी मिला होता है, जैसे नमक का पानी है तो वो घोल होता है, तो उसको बोला जाता है, यानी जब पानी के अंदर कोई दूसरा केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कुछ नई चीज़ प्रेजेंट हो रहती है और उसका घोल होता है, उसको बोलते हैं एक्वस। तो ये 4 स्टेट के अपन इसके अंदर शो करना है। तो क्या करेंगे, जिस स्टेट में जो चीज़, जैसे मैग्नीशियम था, लोहे का टुकड़ा था एकदम बिल्कुल चिप जैसा, तो वो सॉलिड, इसको अपन कैसे कर देंगे, छोटा ऐसे ब्रैकेट में लिख के छोटा s के रूप में लिख देंगे, मैग्नीशियम सॉलिड है। ऑक्सीजन कैसा था, गैस, उसके लिए छोटा g लगा देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस पाउडर के फॉर्म में था, वो भी सॉलिड है, सॉलिड के रूप में। तो ये हमने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी। अब अगर मान लो आपने क्या किया था, इसको गर्म किया था, अगर आपको हीट करना है तो इस एरो के ऊपर इसका टेम्परेचर लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, टेम्परेचर। मान लीजिए आपको 273 केल्विन के ऊपर इसको गर्म किया, कितने 273 डिग्री या केल्विन के ऊपर गर्म किया, तो उसका हीट वगैरह जो होता है वो किसके ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर। अगर हमें प्रेशर को, टेम्परेचर को यानी हीट को, या फिर कोई दूसरी चीज़ और कोई इंफॉर्मेशन लिखनी हो, एनीथिंग एल्स, और भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी थी, ऐसी कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी, वो हमेशा किस पे लिखी जाती है, एरो पे लिखी जाती है। ये एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको उसका स्टेट लिखना है तो वो कहाँ लिखना है, जस्ट उस एटम या उस फॉर्मूले के आगे, मॉलिक्यूल के। मैग्नीशियम है सॉलिड, ये O2 गैस है, गैस, इस तरीके से लिख दिया जाता है। जो चीज़ मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो चीज़ बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये है केमिकल इक्वेशन के लिखने का तरीका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब एक नया फंडा और आगे आ जाता है। अब वो क्या बला है वो भी देख लेते हैं। अब केमिकल इक्वेशन तो लिखना सीख गए, केमिकल इक्वेशन तो लिखना सीख गए। क्या लिखा था हमने, Mg + O2 gives MgO, ये लिख दिया। और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों ने लिखा तो हमने इसको लिख दिया, ये सॉलिड था, ये गैस था, और ये भी सॉलिड था, और इनको गर्म किया गया था। इसको क्या किया गया था, गर्म किया गया था, ठीक है। ये सारी बात हमने डिटेल्स में लिख दी। लेकिन अब केमिस्ट्री का दूसरा लॉ, एक बहुत फेमस लॉ है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे आता है दूसरा फंडा। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है
सुरक्षित। समझ आ रही है मेरी बात? कंजर्व, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल भाषा में समझ लो कि जितने एटम रिएक्टेंट में हिस्सा लेंगे, मतलब इस पूरी रिएक्शन में जितने एटम हिस्सा ले रहे हैं एरो के इस तरफ, उतने के उतने एटम उस तरफ भी रहने चाहिए। समझ आ गई नहीं आ गई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, यानी एरो के पीछे जितने पार्टिसिपेंट है उतने के उतने पार्टिसिपेंट उस तरफ भी होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो Mg कितना है? मैग्नीशियम का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। देखो नीचे 2 लिखा हुआ है। जितने होते हैं या तो नीचे लिखे जाते हैं या इसके आगे लिखे जाते हैं, ठीक है ना? तो इसके नीचे है 2 एटम है। अगर आप प्रोडक्ट में देखो, ये तो रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है। अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखो, किस साइड में देखो? प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरफ देखो, Mg कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या ये बराबर है? देखो मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अब नहीं है तो जाहिर सी बात है ये इस नियम को उल्लंघन हो गया। अब ये नियम का उल्लंघन हो गया जो साइंस बर्दाश्त नहीं करती, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन तो है, केमिकल इक्वेशन तो है ये, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अभी ये बैलेंस नहीं है और हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब इस तरफ और इस तरफ का पलड़ा बराबर करना है। और अब आपको वही सीखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट सीख जाते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस के लिए आपको सबसे पहले एक नियम याद होना चाहिए। नियम क्या है? कि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, आप सिर्फ उसके आगे लिख सकते हो। आप उसके एटम्स या मॉलिक्यूल के आगे लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो। बस ये सिंपल सा एक नियम है। वैसे कोई आधिकारिक नियम नहीं है, ऑफिशियल कोई नियम नहीं है, बट लिखने का तरीका है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है? रिएक्शन के आप क्या कर सकते हो? किसी भी रिएक्शन के अंदर आप उसके एटम्स या मॉलिक्यूल के आगे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो वो अभी देखते हैं। मान लीजिए यही था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको आपको क्या करना है? बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, जहाँ पे एरो है उसके नीचे ऐसे कर लो, ठीक है? इस तरफ क्या है? रिएक्टेंट। इस तरफ क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है ना? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब पहला, इस तरफ मैग्नीशियम है, कितना है? 1। दूसरा, ऑक्सीजन कितना है? इस तरफ 2। इस तरफ मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बैलेंस करने का तरीका। नियम यह है कि आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके आगे लिख सकते हो। यानी यहाँ पर ये सिंगल एटम है तो आप इसके आगे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, 1, 2, 3, XYZ, कुछ भी नंबर इसके आगे लिख सकते हो। ना तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, ना ऊपर लिख सकते हो, ना दाएं बाएं लिख सकते हो, कहीं नहीं लिख सकते हो। सिर्फ कहाँ लिख सकते हो? आगे। अब जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल है तो आप इसके बीच में यूँ नहीं कर सकते 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसके पूरे के आगे लिखोगे। बात समझ आएगी? तो ये है नंबर 1 बात। नंबर 2 बात इसी के अंदर कि जैसे आपने इसके आगे लिख दिया, मान लीजिए 3 लिख दिया, तो अभी तक एटम कितने थे? 2। अब ये कितना हो जाएगा? इसको आपको क्या करना है? नीचे वाले को इसके आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर मैंने इसके आगे 3 लिख दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 जा 6। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6। समझ आ रही है मेरी बात? ये हुआ एक। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मैंने जैसे इसके आगे लिख दिया, अब इसके आगे 2 लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 2 जा 2। मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 1 2 जा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। मतलब ये कि जो नीचे वाली जो भी चीज़ लिखी होती है उसको अगर आपने आगे कुछ लिखा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं। इस तरफ 1 है,
ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, इस तरफ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। बैलेंस करने में बहुत सिंपल सा है, जिस तरफ कम है आबादी उस तरफ जो भी चीज़ है बढ़ाओ, आपको माइनस नहीं करना। कैसे? मैग्नीशियम 1 है, इस तरफ भी 1 है, ये तो बैलेंस है ही, इसमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। इसको देखो, इस तरफ ऑक्सीजन है 2, इस तरफ है 1। देखो कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें से माइनस आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस तरफ आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 करने के लिए मैं क्या करूँ, इस पूरे के आगे सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो इसके आगे नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 2 जा, मैग्नीशियम भी हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ देखो, ये दोनों तो बैलेंस हो गए, लेकिन दिक्कत आ गई यहाँ पर, यहाँ मैग्नीशियम 1 ही और यहाँ कितना है 2। तो आप क्या करो, जिस तरफ कम है उस तरफ आप कर दो, इस तरफ भी 2 लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम के पहले 1 था, अब कितने हो गए 2। अब देखो 2 ये भी है, 2 ये भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी है। और इस तरीके से ये इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और करते हैं, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे करेंगे 2-3 इक्वेशंस तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। एक रिएक्शन और लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे Fe यानी आयरन को अगर आप लोग पानी के साथ मिलाएंगे यानी H2O के साथ, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। ये एक केमिकल इक्वेशन है, आप धीरे धीरे अभी समझेंगे आगे। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, एरो के इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इनको आपको फर्स्ट क्लास क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस में लिख लो, Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इस तरफ देखिए आयरन कितना है, नीचे देखो 3, फिर उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। और कोई एटम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने का नियम क्या है कि आप सिर्फ आगे लिख सकते हो, लिख दीजिए। देखो जाहिर सी बात है, जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ आप कुछ नहीं करना है, जिस तरफ कम है उस तरफ उस साइड में आप कुछ भी करिए, तभी वो बैलेंस होगा। अब इस तरफ 3 है आयरन के यानी Fe के, और इस तरफ फेरस के कितना है, सिर्फ 1 ही है, आयरन का 1 ही है। तो आप इसको क्या कर दो, 3 लिख दो आगे। अब आयरन इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इस तरफ 2, सॉरी हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे का खेल देखिए, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 1 और इस तरफ कितना है 4। अब दिक्कत आ गई, अब दिक्कत आ गई तो जिस तरफ कम है उस तरफ छेड़ लगा दो। अब आप क्या करोगे, 4 करने के लिए मैं इसके आगे लिख दूँ ऐसे 4, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 4 जा 4। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत हाइड्रोजन में आ गई 4, क्योंकि नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8। अब इस तरफ हो गया हाइड्रोजन 8, इस तरफ हाइड्रोजन रह गए 2, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरफ है इधर लगा लो। अब यार 2 के टेबल में कब आएगा 8 करने के लिए, 4 इधर लिख देता हूँ, तो 4 2 जा 8, ये हो गया 8। अब देखिए फर्स्ट क्लास बैलेंस हो गई। यानी कि अगर आप इसके आयरन के आगे 3 लगा देते, H2O के आगे 4 लगा देते, इस H2 के आगे 4 लगाते, नाउ दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। बुक में और भी होंगे, एग्जाम्पल्स करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बाकी मैं आपको और समझाऊंगा आगे।